हम देखते थे कि मेरा काम देख करके जिसके कारखाने पर मैं बीनता था, लोगों को 6 महीने ऑफ़र करते थे कि 6 महीने तुमको आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, बेगारी करना पड़ेगा। लेकिन से हुए उन्होंने मुझे 3 महीने में ही मैं जो काम करता था उसका पैसा देना शुरू कर दिया। गर्मी का महीना था, 6 से 7 दिन तक बिना हवाई चप्पल का नंगे पाँव आते जाते थे। कालीन की डिज़ाइन बनाने सीखने के लिए हम 15 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला के जाते थे। कालीन की वजह से मैं विदेश घूमने चला आया। बिनाई से मैं डरता था, बिनाई से मैं रोता था। आज वही बिनाई हमको यहाँ पहुँचा दिया। फटा पैजामा पहन के मैं कालीन में निकला था। नमस्कार। दुनिया में बहुत सारी कलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व भारत ने किया है। भारत ने कालीन का भी प्रतिनिधित्व किया है। जो कहते हैं अरेबियन नाइट्स में कालीन का, उड़ने वाले कालीन का जिक्र है जो ईरान में बना करता था। प्राचीन कला है कालीन। लेकिन आज से 500-700 साल पहले वह जब भारत में आया होगा तो किस तरीके से फैला, और भदोही जो उसका एक केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है। आज तो भारत में कई केंद्र बन गए हैं, लेकिन भदोही एक ऐसा केंद्र है कि पूरी दुनिया में इसको अपनी कालीन की विभिन्न जो कलाएं हैं उसके उरूज के लिए जाना जाता है। और बेशक जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी कला एक महान ऊंचाई तक जाती है तो उसमें व्यक्तियों का जिक्र होता है, उन कलाकारों का जिक्र होता है जिनका नाम हम नहीं जानते लेकिन उनके बगैर संभव नहीं है। और जब उस कला को बहुत सुसंयोजित तरीके से आगे बढ़ाने और उसको दुनिया में पहुंचाने का जिक्र होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकदम ज़मीन से संघर्ष शुरू किया और फिर उन्होंने उसको एक ऊंचाई दी। ऐसे ही एक व्यक्तित्व श्याम नारायण यादव, जो लकी कारपेट्स भदोही के ऑनर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से की थी और वो संघर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। जब उन्होंने इस चीज़ में एक बुनकर के रूप में शुरुआत की और कैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, उनके क्या संघर्ष थे उस दौर में, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को जाने बगैर हम ये नहीं जान सकते कि आज लकी कारपेट्स का जो साम्राज्य है वो यहाँ तक जो पहुँचा है उसके पीछे कौन सी ताकत थी जिसने इनको बांधे रखा और यहाँ तक पहुँचने में मदद की। श्याम नारायण भाई का बहुत सम्मान के साथ जो है स्वागत करते हैं गांव के लोग में। आप से हमारी गुजारिश है कि अपने उन दिनों का जिक्र करें जब आपने शुरुआत की थी। शुरुआत आपने निश्चित रूप से पिछली वार्ता में बताया था कि आपने एक बुनकर के तौर पर की थी, लेकिन बुनकर के तौर पर जब शुरू की थी तो वो तफसील भी जानना ज़रूरी है कि जब आप कर रहे थे काम तो कहाँ गए, कैसे, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या मार्मिक पक्ष हैं जो आपको लगता है कि वो आपके जीवन में आज एक मॉन्यूमेंट हैं। आप किसी को बताते नहीं लेकिन वो आप जब याद करते हैं तो आपको आज भी संवेग होता है, आपको सिहरन होती है, आपको लगता है वाह क्या दिन थे वे भी। तो हम चाहेंगे कि उन दिनों की शुरुआत आप करें। जी नमस्कार। आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे जैसे अदना व्यक्ति तक पहुँचने और मेरी जानकारी लेने की कोशिश करी, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ बाप के लालन पोषण से हमने किसी तरीके से हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ़ेल हो गया और इस बात का आज भी मुझे दुख होता है कि मैं कभी फ़ेल हुआ। ये वेदना थी मेरे अंदर कि मैं फ़ेल हो गया और वो वेदना से कुढ़ता हुआ मैं कोशिश किया कि फिर मैं आगे पढ़ाई करूँ और फ़ेल ना होऊँ। लेकिन घरेलू परिस्थिति ऐसी थी, माता पिता का जो उस समय तरीका था वो मतलब कह सकते हैं कि सहयोग का, कि पढ़ाई के लिए नहीं था। तो माता पिता के द्वारा बताया गया कि आप जीवन यापन के लिए कुछ करिए। तो मैंने भी मन में दुविधा के तौर पे, या कह सकते हैं कि मन मसोड़ करके कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो वेदना आज भी मन में गुजरती है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलिए ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ और करते हैं। तो
कुछ और करने की कड़ी में भदोही में सबसे अच्छा हुनर था कालीन का। और कालीन का हुनर ऐसा था कि वो विदेशों तक प्रचलित था। और मैंने सुना भी था कि इस कालीन का काम करके लोग बड़ी ऊंचाई छू लिए हैं। तो मेरे तमन्ना में हुई कि चलिए हम मान के चलिए एक पाली में फेल हो गए, दूसरी पाली शुरू करते हैं। हो सकता है दूसरी पाली में मेरा आत्मविश्वास काम कर जाए, मेरे जो कर्म हैं वो अच्छाई पे पहुँचे। तो ये सोचते हुए मैंने कालीन बुनाई शुरू किया। कालीन बुनाई शुरू करने जब मैं कालीन बीनने गया तो वहाँ मेरे साथ के छोटे छोटे बच्चे थे, चिढ़ाते भी थे। छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाते भी थे कि तुम कालीन नहीं बीन सकते, तुमको सहूर नहीं होगा कालीन बिनाई का, तुमको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये सब बातें सुन के, एक ताने को सुन करके मन में जैसे एक जिज्ञासा होती थी, ऐसा कैसा कौन सा काम है मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हालांकि मैंने शुरू किया और जो भी मुझे जानकारी थी मैंने कालीन बिनाई शुरू किया। और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जो कार्य लोगों ने 6 महीना में सीखा होगा वो कार्य मैंने 3 महीना में सीख लिया। उसकी मुझे खुशी भी हुई। और जब खुशी हुई तो हम देखते थे कि मेरा काम देख करके जिसके कारखाने पर मैं बीनता था, लोगों को 6 महीने ऑफ़र करते थे कि 6 महीने तुमको आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, बेगारी करना पड़ेगा। लेकिन शायद मेरी स्थिति या परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने मुझे 3 महीने में ही मैं जो काम करता था उसका पैसा देना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं फिर उसके बाद जैसे पैसा पाने के बाद आदमी की मनोबल बढ़ता है, वैसे मेरा भी मनोबल बढ़ा और मैं पूरे मन से, पूरे लगन से इस काम को करना और सीखना चालू किया। इसी दौरान जब मैं बिनाई सीख रहा था, उस दौरान की एक बातें मुझे याद है जो भी आज भी तड़पाती है कि मेरे पास हवाई चप्पल था और वो हवाई चप्पल टूट गया। और मई जून का महीना था, गर्मी का महीना था। मुझे याद है आज भी, मैं 6 से 7 दिन तक बिना हवाई चप्पल का नंगे पाँव आते जाते थे। उसके बाद मैं बिनाई पाया तो मैंने चप्पल खरीदी। तो फिर मुझे हौसला मिला, मैं आगे बढ़ता गया। और तकलीफ़ तो था कि परेशानी थी रहने की, खाने की, पीने की, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से मैं सोचता रहा कि इसको हमें अच्छाई में तब्दील करेंगे। और उसी कड़ी में मैं करीब लगभग मुझे याद है कि 2 से ढाई साल मैंने कालीन बिनाई किया। कालीन बिनाई करते करते फिर मेरी मनोदशा थोड़ी बिगड़ी कि कहीं मैं भटक रहा हूँ, हो सकता है कालीन बिनाई करके मैं अपने सपने नहीं पूरा कर पाऊँगा। मुझे लगा कि कालीन बिनाई करके सपना पूरा नहीं हो सकता। तो मैं कालीन बिनाई छोड़ करके बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में हमारे परिवार के लोग रहते थे, भाई रहते थे। तो मैंने सोचा कि इससे कम मेहनत करना पड़ेगा कालीन से। कालीन में जितनी मेहनत होती थी वो ज़्यादा लगती थी और पैसा कम मिलता था। तो मुझे लगा कि इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बिनाई करके हम हो सकता है कि जो सपने हैं मेरे न पूरे हों। लेकिन बॉम्बे जाने के बाद वहाँ की स्थिति और परिस्थिति देख करके मैं अपने को और नहीं ढाल पाया। हमें लगा कि बॉम्बे से अच्छा मेरा वो कालीन बिनाई था। और बॉम्बे में हमने देखा कि जो मेहनत हम छोड़ के ज़्यादा लग रहा था, जो मेहनत हम यहाँ कर रहे थे हमको ज़्यादा लग रहा था। और बॉम्बे में गए तो लोगों को देखा तो हमें लगा कि हाँ दुगना मेहनत लोग करते हैं और फिर भी फुटपाथ पे सोते हैं। तो मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, मैं लौट चलता हूँ अपने
घर को, अपने गांव को, और फिर से कालीन का ही बुनाई शुरू करूंगा, उसी में कोशिश करूंगा। मैं लौट आया। लौट जब आया तो कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने फिर 6 महीने कालीन बिना, और उसी कालीन बिनाई के दौरान मुझे जो है लोगों का ये सहयोग मिला। मेरे एक दोस्त थे, उनके द्वारा, या मेरे रिश्ते के थे, उनके द्वारा मैं कालीन में डिज़ाइन करना, कालीन की डिज़ाइन बनाना सीखना शुरू किया। कालीन की डिज़ाइन बनाने सीखने के लिए हम 15 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला के जाते थे, और 15 किलोमीटर रोज़ आते थे। जो हमें सिखाने वाले मिले थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सलीम डिज़ाइनर साहब के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने मुझे जो भी ज्ञान दिया, जो भी सुविधाएं दी, उसका मैं आज भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। आज भी वो मेरे काम आ रहा है, और जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। और फिर उसके बाद 6 महीने से वहाँ जो ट्रेनिंग मैंने दी, और जो मैंने कालीन 3 साल 2.5 साल बीना था, उन दोनों के ताने बाने की वजह से मैं अपने को एक तरीके से कह सकते हैं कि ढाल लिया था, और अपने को मजबूत कर लिया था कि अब मैं इस लाइन में सफल हो जाऊंगा। फिर हम अपने को जब कालीन बिनाई वाला हुनर और डिजाइनर का हुनर जो मेरे अंदर घुसा या आया, या मैंने सीखा, घुसा का मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि इन दोनों को मिला करके हम एक नई जो है नए रास्ते पे जा सकते हैं, और नया रास्ता बना सकते हैं। और मैं फिर उसी को बड़े आत्मविश्वास और आत्म मजबूती के साथ मैं उस रास्ते पे चलना शुरू किया। और कहना ही चाहेंगे कि रास्ते में भटकने का भी बहुत रास्ते मिले। रास्ते चलते चलते ऐसे भी रास्ते आए कि मैं भटक न जाऊं, मुझे डर लगा रहता था। लेकिन कह सकते हैं कि उस रास्ते में ऐसे कई आदर्श पुरुष हमको मिले हैं, सहयोगी मिले हैं, लोग मिले हैं, जिनको मैं आज भूल नहीं सकता। उन्होंने बड़ी मदद करी है मेरी। उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? जी, शादी हो चुकी थी। मेरी शादी 1979 में हुई थी। जब शादी हुई थी तो मैं 5 रुपये रोज़ भी नहीं कमा पाता था। शादी हो गई थी, जिम्मेदारी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, माता पिता की जिम्मेदारी में शादी हुई थी। पहले के ज़माने में माता पिता की ही जिम्मेदारी में शादी हो जाती है। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए, तो जो मैंने कला सीखा था, हुनर अंगुलियों वाला, और जो मैंने फिर हाथ का कला सीखा डिजाइन का, उन दोनों के सहयोग से मुझे कुछ लोगों की कृपा पात्र से मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई, जिसका नाम था त्रिवेणी हैंडलूम, शाहजहांपुर में। तो वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, और कह सकते हैं कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में उसका बहुत बड़ा सहयोग है। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा सहयोग किया, बहुत अच्छा काम दिया। कि मैं अकेला काम करने निकला था, हमें काम मिलता गया। और मुझे खूब याद है, सन 1981 का समय था, मुझे वहाँ से आर्डर मिला, मैं ला कर के काम शुरू किया। और एक से जोड़ते जोड़ते मेरे पास कम से कम 25 लड़के और 25 कारीगर काम करना शुरू किए। और जो मेरी कमाई 10 रुपये थी, वो 10 रुपये वाले में एक अलग से सुनना जुड़ गया, 100 रुपया हो गया। उससे मुझे बहुत आत्मबल मिला। और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा और लोगों का सहयोग मिलता रहा। उसी के दौरान मेरा जो सपना था कि मैं भी जैसे कारपेट बनाने लगा, तो मेरा सपना हुआ कि मैं भी एक्सपोर्ट करूं। और मैं जब एक्सपोर्ट करने के लिए सोचा, मैं भी एक्सपोर्ट करूं या मैं भी कारपेट बना के, उस समय हमारे समय में जो कारपेट एक्सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो कालीन बना करके अपना खुद का मटेरियल लगा करके कालीन बना कर किसी एक्सपोर्टर को दे देते थे, तो उससे अच्छी उनको आमदनी हो जाती थी। तो मैंने भी एक कोशिश किया कि मैं किसी
से ऑर्डर लेकर के अपना माल और अपना मटेरियल लगा के बनवाऊँ, तो इससे मुझे अच्छी आमदनी हो। उसी दौरान मैंने किसी का ऑर्डर लिया और ऑर्डर ले करके मैंने करीब 5 लाख 6 लाख का माल बनवाया। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उन्होंने माल नहीं उठाया। मैं जो अपनी पूंजी कमाया था इतने दिनों में, वो करीब 5 लाख वो रुपए ब्लॉक हो गई। मैंने उसका कारपेट बनाया और ऑर्डर लेकर के कि इससे 5 लाख से 6 लाख करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उस समय मेरे साथ खड़ा हो गया कि मेरा माल उन्होंने नहीं लिया और मेरा माल ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत हुई और मैं उस समय भी फिर पैसे का मोहताज हो गया। मेरा माल बिकने में मैं कहीं एक माल जो 5 लाख का था 3 जगह रखा था कि भैया आप ले लीजिए लोकल। जिसके यहाँ रखा था वो लोग यही कहते थे नहीं बिक रहा है। उस दौरान फिर मैं साल भर का, मुझे याद है वो साल भर मैंने फिर किसी तरीके से काटा। नींद नहीं आती थी वो साल भर कि जो मैंने कमाया है 2-5 साल में वो भी मेरा फंस गया, अब मैं कैसे निकल पाऊँगा। ग्लानि भी होती थी कि मैं कुछ अच्छा करने गया था और बुरा हो गया, लगता है कि अब आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर किस्मत ऊपर वाले ने साथ दिया, किसी तरीके से हम उससे उभरे। उसी दौरान की कहानी है कि हम ब्यूरो को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, या कह सकते हैं कि अपने जेब के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने यहाँ जो कंपनी में काती रखी थी उसको मार्केट में ले जा कर के बेचा। 200 का माल 100 रुपये में बेच दिया कि हमारा जेब खर्चा चलता रहे। मुझे वो भी दिन नहीं भूलता। फिर दूसरे का ऑर्डर लेकर के बनाते रहे और सप्लाई करते रहे। अब देखिए इसी दौरान जिसको कालीन बना के देता था वो श्रीमान जी जिस कस्टमर को बेचते थे, उस कस्टमर ने कहा कि मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ आपका ये कालीन बन के मुझे मिलता है। फिर उन्होंने उस कस्टमर को मेरे यहाँ लेके आए। मैंने उनको दिखाया, मैं ऐसे ऐसे आपका कालीन बनाता हूँ, ऐसे आपको देता हूँ। उसको देख करके वो बड़े खुश हुए। मेरा काम देख करके उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने और अच्छा काम दिया और बढ़िया ऑर्डर दिया। और मैं करीब 2 साल तक और उनका काम करता रहा। इस दो साल के दौरान, इस दौरान वो 1-2 बार आए मेरे यहाँ, और उस आने जाने में मेरी जो काम करने की शैली थी, मेरी जो काम करने की गुणवत्ता थी, उसको परखते हुए अब उनके मन में चाहे जो ख्याल आया रहा हो, चाहे ऊपर वाले की मेहरबानी रही हो, उन्होंने मुझे सीधा ऑफ़र कर दिया, डायरेक्ट लूँगा कारपेट, मैं तीसरे को बीच में रख करके माल नहीं लूँगा। मैं एक बार सच्चाया, मैं दूसरे के थ्रू कर रहा हूँ, कैसे डायरेक्ट कर लूँ। मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, तो कोई तीसरा बीच में है, ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। ये कहानी है जीवन की। मैं खुद नहीं समझ पाया कि वो मुझे हाँ करना चाहिए या ना करना चाहिए। मैं किसी के थ्रू, दूसरे का कस्टमर थे, मेरे यहाँ आए, मुझे ऑफ़र किए कि आप मेरा काम करिए डायरेक्ट। तो मैं इस धर्म संकट में था कि मैं इनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ या अपने साथ नहीं न्याय कर पा रहा हूँ। इधर मुझे ऑफ़र मिल रहा है डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का, लालसा जो की थी, सपना जो मेरा था उसके लिए, और दूसरी थी कि मैं किसी के साथ अन्याय न करूं, उनके कस्टमर को मैं तोड़ रहा हूं। वो जाने लगे तो बोले नहीं, सोच लो इसके बारे में, मैं फिर आऊँगा 3 महीने 6 महीने के बाद, फाइनल करके हमको बताना। फिर वो 6 महीने बाद आए, लेकिन 6 महीने के दौरान उन्होंने खुद वहाँ से फ़ोन करके हमको बोल दिया कि ये मेरा डिसीजन है, अगर तुम डायरेक्ट मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुमसे काम नहीं करूँगा। फिर मजबूर होके हमने फैसला लिया कि इनका काम डायरेक्ट करेंगे। और फिर मैंने जो माल उनको देते थे, वो मुझे पैसा देते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो मैंने खुद एक्सपोर्ट उनको किया। पहला एक्सपोर्ट मैंने उनको किया और वो कस्टमर थे, कह सकते हैं कि हम लोगों के ग्रैंडफादर जैसे थे। उन्होंने हमारा माल लिया, अच्छा लगा। उसके बाद
उसी दिन से हम एक्सपोर्टर की श्रेणी में आ गए और उस दिन से मैं एक्सपोर्ट करना शुरू किया। मेरे काम को देखते हुए, मेरे अंदर की जो जिज्ञासा थी, मेरे अंदर जो ललक थी काम धंधे करने की, उसको देखते हुए उनको लग रहा था कि मेरा ऑर्डर इसके लिए कम है, तो उन्होंने मेरा और मदद किया। उन्होंने मुझे एक बड़ा कस्टमर लेके आए मेरे पास, अपने से भी बड़ा कस्टमर, अपने से 4 गुना बड़े कस्टमर को लेके आए, मुझसे परिचय कराया और उन्होंने बताया कि इनको ऑर्डर दीजिए, आपको माल बना के देंगे, क्योंकि मैं इनसे इतना दिन से माल ले रहा हूँ, इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनका माल अच्छा है। और फक्र है ऊपर वाले का कि मेरे साथ ये सब जो होता गया, मुझे एक सपने जैसा लगा। और फिर मैं जहाँ 1 करोड़ का साल में एक्सपोर्ट करता था, वहाँ मैं 5 करोड़ का एक्सपोर्ट करने लगा। इससे मुझे कह सकते हैं कि बहुत आत्मबल मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, मेरा जो काम है, जो मेरा चलने का तरीका है, काम करने का नज़रिया है, अच्छा है, मैं उसी रास्ते से चलता रहूं और चलता रहा हूं। तो ये मेरा कह सकते हैं कि शुरुआती जीवन था, जिससे कि मैं यहाँ तक आया। उसके बाद उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कहने पे या उन्हीं को जिज्ञासा बस, मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती थी, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मैं हाई स्कूल फेल था, मैं टूटी फूटी हाय हेलो कर लेता था। उन्होंने ऑफ़र किया कि आप आइए, मेरे कंट्री घूम जाइए। तो मैंने कहा सर मैं कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो आता नहीं इंग्लिश, कैसे? बोले ठीक है, कोई चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पूरा गाइड कर दूँ। जब उन्होंने ऑफ़र किया कि मेरे यहाँ आइए और हम हर चीज़ व्यवस्था कर देंगे, वीज़ा की व्यवस्था कर देंगे, हम टिकट की व्यवस्था कर देंगे, तो मुझे अपार खुशी हुई। और उनके माध्यम से अगर वो नहीं होते शायद, तो मैं विदेश यात्रा नहीं कर पाता उस समय। और उन्होंने ऑफ़र करके मुझे विदेश बुलाया और मैं विदेश उनके कहने पे या उनके कंट्री में जब गया, मैं वहाँ पहुँचा, तो वो मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था। मुझे सपने से भी बढ़ के लग रहा था, मैंने शायद सपना भी नहीं देखा था कि मैं कभी विदेश जा पाऊँगा। जब मैं कालीन बिनाई शुरू किया था, तो मुझे कालीन बिनाई ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए एक श्राप है, ये अब श्राप है, ये मैं फंस रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे बहुत फ़क्र हुआ, बहुत कह सकते हैं कि मैं खुश हुआ कि एक कालीन की वजह से मैं विदेश घूमने चला आया। बिनाई से मैं डरता था, बिनाई से मैं रोता था, आज वही बिनाई हमको यहाँ पहुँचा दिया। मुझे खूब याद है कि मैं जो पैजामा पहना था, पैंट भी नहीं था मेरे पास, वो भी फटा था, मुझे याद है। मैं पढ़ ही रहा था या पढ़ के निकला था, तभी मेरी शादी हो गई। और उस समय तक मेरी स्थिति थी कि मैं खर्चा अपने माता पिता से ही मांग के चलाता था, मेरे पास कोई खर्चे नहीं थे। मुझे जब जेब खर्च की ज़रूरत होती थी या मुझे 10 रुपये की ज़रूरत होती थी, तो मैं माई बाप के भरोसे था। बीवी या पत्नी के यहाँ जाने पे तो मुझे लगा कि अरे यार, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं बीवी का खर्चा चला पाऊँ। तो जैसे आत्म ठेस कहिए, आत्मबल कहिए, दोनों कह सकते हैं। एक तो आत्म ठेस लगा कि मैं बीवी को भी पैसा नहीं दे सकता, बीवी का खर्चा भी नहीं मेरे पास है। और आत्मबल ये हुआ कि यार मेरा ये भी जिम्मेदारी है कि मैं बीवी का भी खर्चा या पत्नी का भी खर्चा मेरे ऊपर है, उसको क्या चाहिए उसको भी देखना है, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस कड़ी में बल ही मिला कि मैं अभी तक तो अपने लिए जी रहा था, अपने लिए का जी रहा था, माँ बाप के भरोसे जी रहा था। अब कोई मेरे साथ आया है, पत्नी के रूप में आया है या साथी के रूप में आया है, जो कि मेरे ऊपर भरोसे है, मेरे भरोसे है। मैं 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो बचपना ही था मेरा, कह सकते हैं। लेकिन शादी होने के बाद बचपन छूट गया, मुझे लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी जिम्मेदारी हो गई है, मेरे पीछे कोई है, मुझसे कोई मांग सकता है। अभी तक तो मैं मांग के खा रहा था, मांग के ले रहा था, मांग के खर्चा कर रहा था, अब मुझे देना पड़ेगा, तो दूंगा कहाँ से? कमाना पड़ेगा। उस कमाने के चक्कर में मैंने शुरुआत किया, और ये बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है, या हम बहुत
कह सकते हैं कि अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे माता पिता दोनों लोग हमारे 60 साल उम्र तक मेरे साथ रहे। अपने 4 भाइयों के परिवार में था, 4 भाई मिल के 25 लोग हम लोग बनते थे। हम लोग 25 लोगों का परिवार, कम से कम नहीं कुछ तो हम अपने 40 साल की उम्र तक एक साथ रहे। एक रसोई का खाना खाए हैं, एक रसोई में जिए हैं, एक दूसरे के सहयोग से चले हैं, एक दूसरे के सहयोग से घर बना के जिए हैं। कह सकते हैं कि परिवार को पालने में, हमारे बच्चों को पालने में जितनी पत्नी जिम्मेदार हैं, उतनी मेरी माँ जिम्मेदार हैं। अगर फ़ख्र के साथ साथ कहना चाहेंगे कि अगर मेरे बच्चों में आज जो संस्कार है तो मेरी माँ का है। कद्दावर व्यक्ति जब अपना हासिल पाता है तो कहा जाता है कि धरती का वारिस वही होगा जो विनम्र होगा। यह विनम्रता निश्चित रूप से परिश्रम के उस खित्ते से आती है जहाँ अपने हुनर के बूते, अपने जांगर के बूते, अपनी सूझबूझ के बूते कुछ हासिल करने, कुछ बनने और समाज को कुछ दे जाने की सलाहियत पैदा होती है। और जब हम किसी में भी यह देखते हैं तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि इन तीनों विशेषताओं को कार्यरूप में ले आने में जो समय लगता है, जो संघर्ष होता है और जो जद्दोजहद झेल कर, जो मान अपमान से ऊपर उठकर एक स्थिति बनाने की बात आती है, वो बहुत ही अलग होता है। वो दूसरे लोगों को प्रेरित करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक बातें हम लकी एक्सपोर्ट के ऑनर श्याम नारायण यादव जी से सुन रहे थे। बेशक इनका जीवन जो है हम सारे लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो अपने उद्यम से इस दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरना चाहते हैं, उनके लिए काम आने वाली, उनको सीख देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोग के लिए राम जी यादव। नमस्कार।